हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जैसे कि आपको मालूम है हम लोग डेमोक्रेसी पर डिस्कस कर रहे हैं और डेमोक्रेसी की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग। मींस डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट ये भी है कि हमको जो पावर्स होती हैं किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना रखकर उन पावर को हमको लोग यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या उनको पर्टिकुलर व्यक्तियों के हाथों में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, ताकि हमारा जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का वो एक सुचारू रूप से चलता रहे और हमारी सोसाइटी के बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो हम लोग आज जो पावर शेयरिंग है इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चैनल को आगे शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी कीजिए उसको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं पावर शेयरिंग की जो प्रॉब्लम्स है उसको, इसके कंसेप्ट को या इसकी जरूरत को महसूस आपको एक पर्टिकुलर जो रियल स्टोरीज हैं उनके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपकी जो 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 विजिट है, किसकी, डेमोक्रेसी की जो विजिट है, अब मैं आपको लेकर चलूंगा। दो कंट्री के मैंने एग्जांपल लिए हैं, एक है बेल्जियम और दूसरी तरफ ली है हमारी श्रीलंका। ये दोनों कंट्रीज में हम लोग ये देखेंगे कि जो पावर जो पर्टिकुलर कंट्री में डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बीच में किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स होने की चांसेस रहते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम लोग किस तरीके से हम लोग उनको मिनिमाइज कर सकते हैं या उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बेल्जियम ने किस प्रकार का मॉडल अडॉप्ट किया था, जो कि वहां पर उनकी पर्टिकुलर जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी रीजनल के हिसाब से, आज वो बहुत ही पीसफुली जो बेल्जियम है वहां के जो लोग हैं रह रहे हैं। सिमिलरली श्रीलंका के लोगों ने किस टाइप का मॉडल अडॉप्ट किया था और कहां तक वो वहां पर फेलियर उनके साथ में रहा था, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बेल्जियम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जो कि एरिया और पॉपुलेशन में बहुत छोटी है। जैसे कि हम लोग कंपैरिजन करें तो हमारा जो हरियाणा स्टेट है उसके जो एरिया है उससे भी छोटा इसका एरिया है, किसका, बेल्जियम का, जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। ओके, और उसकी वर्तमान में जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ से थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे हो सकता है। ठीक है, और जो बेल्जियम है उसकी जो नेबरिंग बॉर्डर कंट्री है वो नीदरलैंड है, फ्रांस और जर्मनी। ये 3 कंट्रीज हैं जो कि बेल्जियम से अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। अब यहाँ पर जो मेजर हमारा इशू है जिसको मैं डिस्कस आगे करूंगा वो है, आप देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, रीजनल लैंग्वेज डाइवर्सिटी। मीन्स पूरा बेल्जियम है उसको पर्टिकुलर रीजन में डिवाइड किया है और पर्टिकुलर रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं। उनकी मेजोरिटी में किस तरह का सामंजस्य रहता है, किस प्रकार का प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है वो हम समझते हैं। तो पहले हम लोग परसेंट पर फोकस करते हैं। तो जैसे कि हम देख पाते हैं यहाँ पर 59% जो पॉपुलेशन है बेल्जियम की एक फ्लेमिश रीजन है। फ्लेमिश रीजन है जो कि डच भाषा को बोलते हैं, डच स्पीकर्स हैं। आप समझ पा रहे हैं, बेल्जियम में 59% लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच स्पीकर्स हैं, डच भाषा को बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर देखते हैं 40% जो है 40% जो बेल्जियन पीपल हैं वो बलोनिया रीजन में रहते हैं। बेल्जियम में एक रीजन है जिसे बलोनिया बोलते हैं जो कि फ्रेंच स्पीकर्स हैं, यानी फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और मात्र 1% जो व्यक्ति बचते हैं जो कि जर्मन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर लैंग्वेज की मेजोरिटी है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरी कंट्री की हम लोग बात करते हैं बेल्जियम में, तो जो लोग डच स्पीकर्स हैं उनकी मेजोरिटी है और रिमेनिंग जो फ्रेंच बोलते हैं और जर्मनी भाषा बोलते हैं उनकी वहां पर क्या है, माइनॉरिटी है। ओके, तो पूरी कंट्री को लैंग्वेज के हिसाब से मेजोरिटी और माइनॉरिटी में हम लोगों ने क्या किया है, डिवाइड किया है। गेट इट। फिर हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पर इतना आपने देखा कि ओवरऑल कंट्री की बात करेंगे हम लोग तो कितने लोग किस भाषा को बोलते हैं। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसमें 80% जो व्यक्ति है वो फ्रेंच बोलते हैं। समझ रहे, आप समझ पा रहे हो मेरी बात, यानी कि कैपिटल में मेजोरिटी किसकी है, फ्रेंच स्पीकर्स की है। क्यों, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो ब्रुसेल्स कैपिटल है उसका अधिकांश भाग कहां पर है,
आपका वलोनिया रीजन में है। वलोनिया रीजन में कौन से स्पीकर्स हैं हमारे? फ्रेंच स्पीकर्स हैं। तो कैपिटल में हमारे पास सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच। और 20% कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? डच स्पीकर्स। समझ रहे हैं? तो ब्रुसेल्स जो कैपिटल है वहां पर माइनॉरिटी में लैंग्वेज कौन सी है? आपकी डच स्पीकर्स है। ओके, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स किस बात का होता है, झगड़ा क्यों हुआ, क्या समस्या हुई कि उन लोगों के बीच में झगड़ा होने की प्रॉब्लम्स एकदम वर्ष पे आ गई। लेकिन वहां के जो लीडर्स हैं उन्होंने बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से, बहुत ही समझदारी से काम लिया और पूरी कंट्री को, छोटे छोटे कंट्री को जो पावर है उनको उन्होंने धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उसके द्वारा कंट्री में किस प्रकार का पीस उन्होंने मेंटेन किया उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात समझने की कोशिश आप पहले जरूर कीजिए कि मेजोरिटी के, अगर आप लोग देखें, चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, चाहे हम किसी रिलीजन की बात करेंगे, तो जिसकी मेजोरिटी होती है उनके लोगों के भी उन लोगों की पर्टिकुलर अपनी दादागिरी टाइप की होती है कि वो मेजोरिटी के द्वारा जो माइनॉरिटी पर अपनी बिल यानी अपनी इच्छा को थोपना चाहते हैं। यानी कि जो मेजोरिटी, जो लोग जिस प्रकार की स्कीम को पसंद करते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि हम जो पसंद करते हैं वो माइनॉरिटी को पसंद करना ही पड़ेगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चाहे हम लोग किसी रिलीजन मेजोरिटी की बात करें, चाहे हम किसी लैंग्वेज में मेजोरिटी की बात करें, तो क्या होता है, अब माइनॉरिटी में जो व्यक्ति हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कैपिटल में बात करेंगे हम लोग बेल्जियम की, तो कैपिटल में हमारी माइनॉरिटीज कौन कौन सी है? फ्रेंच स्पीकर्स और जर्मन स्पीकर्स। जो डच स्पीकर्स है उनकी मेजोरिटी है। तो डच स्पीकर्स चाहते हैं कि पूरी कंट्री में जो पावर बने, वहां पर अधिक से अधिक लोग जो बैठे सत्ता में, गवर्नमेंट में, वो हमारे व्यक्ति होने चाहिए। तो जब मेजोरिटी के व्यक्ति गवर्नमेंट में बैठेंगे तो माइनॉरिटी के लोगों की जो विश है, उनकी इच्छा है, उनको हमेशा सप्रेस करेंगे, दबा देंगे। यानी उनकी खुद की कोई फ्रीडम नहीं है, खुद की कोई चॉइस वो लोग उन पर अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, सोसाइटी में एक डिसहार्मनी क्रिएट हो जाएगी, यानी लोगों के बीच में अशांति बन जाएगी। तो फिर वहां पर बेल्जियम में उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक मीटिंग की, यानी बैठ के हम लोग कह सकते हैं, उन्होंने सभी जो लीडर्स हैं उन्होंने डिस्कस किया। एक पर्टिकुलर टेबल पर लोग आए और उन्होंने देखा कि हम लोग ऐसा करते हैं, जो पावर है ना उसको डिवाइड कर देते हैं। एक सेंट्रल पावर बनाते हैं, एक हम लोग प्रोविंशियल पावर बनाते हैं। प्रोविंशियल पावर मतलब क्षेत्रीय पावर, जिसको हम अपनी इंडिया में कहते हैं स्टेट पावर। यानी राज्यों में एक सत्ता होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट सेंट्रल में सत्ता होनी चाहिए। तो क्या किया उन्होंने, ये कहा कि जो सेंटर में, यानी जो बेल्जियम में जो सेंटर है वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जो वहां की पार्लियामेंट है, चाहे भले ही वहां पर डच स्पीकर्स का क्या है, मेजोरिटी है, तो जितने रिप्रेजेंटेटिव्स डच स्पीकर्स के आएंगे उतने ही रिप्रेजेंटेटिव्स आपको लेने पड़ेंगे किसके, उसके फ्रेंच स्पीकर्स के, ताकि दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स जब पार्लियामेंट में बैठेंगे तो वहां पर क्या हो जाए, इक्वालिटी आ जाए। अब इक्वालिटी आ जाएगी तो क्या होगा, किसी को भी यहाँ पर अनइक्वालिटी फील नहीं होगा और किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के व्यक्तियों के लिए किसी प्रकार की वहां पर प्रॉब्लम्स नहीं होगी। वो भी अपनी बात को उतनी दमदारी से रख सकते हैं जितनी की मेजोरिटी लोग वाले रखते हैं। तो दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए गए सेंट्रल में, तो वहां पर क्या है, जो कन्फ्लिक्ट्स होने की चांसेस थे वहां पर वो चांसेस रुक गए। फिर दूसरी तरफ क्या होता है, अब हम बात करेंगे ब्रुसेल्स में। अब ब्रुसेल्स में क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वो वहां का एक प्रोविंस है, कैपिटल भी है, वहां का एक प्रोविंस भी है, तो वहां भी उनको गवर्नमेंट बनाना था। तो वहां पर क्या था कि कैपिटल ब्रुसेल्स में जो मेजॉरिटी थी वो किसकी थी, जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, और माइनॉरिटी किसकी थी, जो डच स्पीकर्स हैं। तो फिर उन्होंने वहां पर भी क्या किया, वहां पर भी थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज किया कि यस, बेसिक हम लोग कैपिटल में जो ब्रुसेल्स है वहां पर हमारे जो फ्रेंच स्पीकर्स उनकी मेजॉरिटी है, लेकिन हम भी उतने ही रिप्रेजेंटेटिव्स देंगे जितने की डच स्पीकर्स देंगे। देख रहे हैं आप लोग, एक तरफ सेंटर में जो डच स्पीकर की मेजॉरिटी थी उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और उनको भी उन्होंने क्या सपोर्ट किया, किसको, जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं। तो दूसरी ओर जो फ्रेंच स्पीकर्स मेजॉरिटी में ब्रुसेल्स में है उन्होंने उनको भी रिस्पेक्ट दिया, किसको, जो माइनॉरिटी में आपके डच स्पीकर्स हैं, तो उनको भी अपने लेवल पर लेके आए। तो क्या हुआ, दोनों ही तरफ क्या हुआ, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पावर को शेयर कर दिया, दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इक्वल बन गए। तो किसी प्रकार की वहां पर डिसहार्मनी या इनइक्वालिटी फीलिंग्स उनको नहीं आई। तो दो प्रकार से पावर शेयर हुआ, एक सेंट्रल पावर को शेयर किया, दूसरा उन्होंने प्रोविंशियल पावर को शेयर किया जो कि कैपिटल ब्रुसेल्स में बना।
तीसरे प्रकार का पावर उन्होंने शेयर किया जिसे हम कहते हैं रीजनल पावर। अब रीजनल पावर क्या है कि जो बेल्जियम है उसके कहीं कहीं टुकड़ों में कुछ लैंग्वेज के व्यक्ति रहते हैं। जैसे मान के चलो ये आपका बेल्जियम है, यहाँ पे कुछ थोड़े से व्यक्ति हैं जो कि सभी की सभी आप जर्मन भाषा बोलते हैं। यहाँ पे थोड़े से व्यक्ति हैं ये सभी के सभी डच स्पीकर्स हैं। यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं ये सभी के सभी फ्रेंच स्पीकर्स हैं। तो उनके जो जगह जगह कुछ कुछ व्यक्ति थे उनकी लैंग्वेज के हिसाब से वहां के लोगों को भी क्या दे दिया, उन्होंने ऑटोनॉमी दे दिया और वहां का उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव बना के रेडी कर दिया। तो 3 टाइप से वहां पर क्या हुआ, पावर को शेयर किया गया। ठीक है, एक सेंट्रल पावर, दूसरा स्टेट पावर, तीसरा उन्होंने रीजनल पावर दिया। यानी कहीं कहीं छोटे छोटे जो रीजन्स थे जहां पर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती थी तो उनको वहां की पर्टिकुलर ऑटोनॉमी उन्होंने दिया था। तो वहां पर भी क्या हो गया था, हार्मोनिक उन्होंने बैलेंस किया था। तो आप देख पा रहे हैं बेल्जियम के लोगों ने लैंग्वेज डाइवर्सिटी होने के बावजूद किस प्रकार से उन्होंने जो पावर है उसको बैलेंस करके रखा। और आज हम लोग प्रेजेंट में कह सकते हैं कि किसी भी टाइप का वहां पर सिविल वॉर अभी तक नहीं हुआ है। कहां पर, बेल्जियम में। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके, इंटेलेक्चुअल तरीके से पावर को शेयर कर दिया। सीधी सी बात है, अगर 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, ठीक है, अगर किसी को आप ज्यादा राइट्स दे देंगे, किसी को कम राइट्स देंगे, तो कम राइट्स वाले व्यक्ति को फील होगा कि यार मेरे को तो कुछ दिया ही नहीं है। जब उसको कुछ नहीं दिया तो उसके अंदर फीलिंग्स आएंगी, किसकी, लड़ने की फीलिंग्स आएंगी। जब दोनों को आप इक्वल बंटवारा कर देंगे, दोनों को बराबर की चीजें दे देंगे, तो क्यों लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे। तो यही वहां पर बेल्जियम की गवर्नमेंट ने किया और पावर को उन्होंने क्या किया, शेयर किया। क्लियर है। तो ये हमारी बेल्जियम की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी पावर शेयरिंग की। अब दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा श्रीलंका में। श्रीलंका में थोड़ी समस्या हुई, लोगों ने बुद्धि का इस्तेमाल कम किया, ताकत का इस्तेमाल ज्यादा किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए श्रीलंका में क्या होता है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि श्रीलंका जो है इसकी कैपिटल आज प्रेजेंट में हम बात करते हैं तो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे वहां की कैपिटल है। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो कि हमारा तमिलनाडु है साउथ में, उससे कुछ किलोमीटर दूर साउथ में श्रीलंका बसता है जो कि आइलैंड कंट्री है। और प्रेजेंट में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि उसकी जो एरिया है वो हमारे लगभग जो हमारा हरियाणा स्टेट्स है उसके इक्वल है और उसकी जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास बताई जाती है। अब देखिए वहां पर भी क्या है, रीजनल लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, भाषाओं में बहुत ज्यादा विविधता है, डाइवर्सिटी है। कहां पर, श्रीलंका में। तो देखो किस तरीके से सिन्हाला स्पीकर्स हैं। 74% जो व्यक्ति हैं श्रीलंका में वो सिन्हाला भाषा बोलते हैं। ओके, और 18% व्यक्ति हैं वो आपको क्या बोलते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं। समझ में आ रहा है। अब तमिल भाषा में भी दो आपके डिफरेंसेस हैं। तमिल भाषा में 2 डिफरेंसेस हैं, एक नेटिव तमिल है और दूसरे आपके इंडियन तमिल है। नेटिव तमिल का मतलब ये है कि जो पहले से ही श्रीलंका में रह रहे थे वो तमिल भाषा का इस्तेमाल करते थे, उनको हम लोग बोलेंगे नेटिव तमिल। और इंडियन तमिल का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पर हमारे इंडिया में कॉलोनियल रूल चल रहा था तब तमिलनाडु से कुछ व्यक्ति प्लांटेशन का काम करने के लिए श्रीलंका में जाकर शिफ्ट हो गए थे और वहां के होकर रह गए थे। तो आज उनकी जो जनरेशन है उसको हम लोग कहते हैं इंडियन तमिल। तो उनकी पॉपुलेशन लगभग 87% है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब क्या होता है कि 1948 में श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस। 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता हासिल होती है। उसके बाद वहां पर क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद क्या होता है, वहां पर जो पार्टी बनती है, सरकार बनती है, वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं उनकी बनती है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 74% व्यक्ति हैं सिन्हाला जो कि बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। आपको समझ में आया। और जो तमिल स्पीकर्स हैं उनमें कुछ हिंदू हैं और कुछ उनमें मुस्लिम हैं और रिमेनिंग जो परसेंटेज बचता है उसमें कुछ लोग क्रिश्चियन हैं जो कि बौद्ध धर्म को पालन, क्रिश्चियन है जो कि जो क्रिश्चियन है जो कि कुछ आपके सिन्हाला भी है और कुछ आपके तमिल भी हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है, जब वहां पर इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में जो मेजोरिटी से पार्टी बन के आती है वो सिन्हाला कम्युनिटी से आती है। अब सिन्हाला कम्युनिटी से आती है तो उन्होंने देखा कि हमारी तो मेजोरिटेरियनिज्म है। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब ये निकलता है कि जब कोई ग्रुप है जो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज या रिलीजन में मेजोरिटी में है
तो वो कोशिश करेंगे यहाँ पर आप रिमेनिंग जो माइनॉरिटीज है उन पर हम अपनी विश चलाएंगे, हम जो कहेंगे वही करना पड़ेगा, हम जो बोलेंगे वही उनको मानना पड़ेगा। तो इन्होंने जो सिन्हाला कम्युनिटी है उन्होंने अपना मेजोरिटेरियनिज्म का कंसेप्ट लागू कर दिया था और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में एक चेंजमेंट लाया और उन्होंने ऐसा कहा कि अब श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सिन्हाला हो जाएगी, ठीक है, यानी जो लोग सिन्हाला भाषा बोलेंगे वही वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। अब जैसे सिन्हाला लैंग्वेज को वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया तो पूरी श्रीलंका में खलबली मच गई। क्या हो गया कि वहां पर जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं वहां पर उन्हीं प्रोफेसर्स को लिया जा रहा था जो कि सिन्हाला भाषा बोलते हैं। दूसरी ओर जितनी भी अच्छी जॉब्स थी उन सभी में जॉब्स में इतनी डिस्पैरिटी पैदा हो गई कि सिर्फ जो सिन्हाला स्पीकर्स है उनको अच्छी जॉब में रखा जा रहा था, जो तमिल स्पीकर्स हैं उनको वहां पर उनके साथ में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, उनको जॉब्स में नहीं लिया जा रहा था। तो इस तरीके से पूरी कंट्री में क्या हो गया था, डिसहार्मनी क्रिएट हो गई थी, डिसहार्मनी क्रिएट हो गई थी। उसके बाद क्या होता है कि ये जो तमिल स्पीकर्स हैं इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पार्टी बना के उन्होंने भी अपना एक बना के अपना कमीशन बनाया और गवर्नमेंट के पास में उन्होंने प्रपोजल रखा कि जहां जहां तमिल स्पीकर्स हैं उनको आप उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तमिल लैंग्वेज होना चाहिए, आपको अपनी सिन्हाला जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको ब्रेक करना चाहिए। जहां पर तमिल का रीजन ज्यादा डेंस है वहां पर तमिल लैंग्वेज होना चाहिए, जहां पर सिन्हाला का डेंसिटी है वहां पर सिन्हाला ऑफिशियल होना चाहिए। लेकिन जो पावर में पहले से बैठे हुए सिन्हाला लोग हैं उन्होंने इनकी प्रपोजल को डिनाई कर दिया तो इन लोगों के बीच में धीरे धीरे क्या हो गया, डिसहार्मनी क्रिएट होता चला गया और डिसहार्मनी क्रिएट होते होते धीरे छोटे मोटे झगड़े पैदा उनके बीच में हो गए और धीरे धीरे यही झगड़े एक वायलेंस बन गए थे और वायलेंस ने एक सिविल वार का फॉर्म ले लिया। तो श्रीलंका में 1956 के समथिंग में सिविल वॉर हुआ था। सिविल वॉर मींस कि जब किसी कंट्री के इंटरनल मैटर यानी किसी कंट्री के अंदर किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लोगों या रीजनल के बीच में मतभेद हो जाता है और मतभेद इतना बड़ा हो जाता है कि आपस में एक दूसरे को मरना काटना पैदा चालू कर देते हैं, उसको हम लोग सिविल वॉर कहते हैं। तो श्रीलंका में ऐसा बताया जाता है सिविल वॉर इतना डेंजरस हुआ था कि दोनों पार्टी के लोगों की लाखों में हत्याएं हुई थी। कई लोगों ने अपने श्रीलंका घर को छोड़ के किसी पड़ोसी देशों में रहना चालू कर दिया था। और ऐसा भी इंटरेस्टिंग बताया जाता है कि जब श्रीलंका में सिविल वॉर नहीं हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, 1956 से पहले की बात है, वहां पर उस समय श्रीलंका की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, एजुकेशनल कंडीशन है, वहां की जो मेडिकल कंडीशन है इतनी वास्ट और इतनी स्ट्रांग थी कि कंपैरिजन नहीं कर सकते आप लोग। बहुत ही शानदार तरीके से ये कंट्री डेवलप हो रही थी, हर तरीके साउंड थे ये लोग। लेकिन जैसे ही सिविल वॉर हुआ तो ये कितने नीचे गिर गए, चाहे आप लोग एजुकेशन की बात करें, चाहे आप लोग वहां पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे आप लोग सोशल ग्रुप की बात करें, हर तरीके से श्रीलंका के लोग वहां पर गिरते चले गए। और आज आप लोग प्रेजेंट पढ़ रहे हो न्यूज में, श्रीलंका में इकोनॉमिकल क्राइसिस लगा हुआ है, आर्थिक रूप से इतनी मंदी है, वहां पर लोग हर तरीके से भूखे मर रहे हैं और हर चीज इतनी महंगी हो रही है कि एक आम व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। कारण यही है कि भाषाओं में मतभेद है। यहाँ पर इन लोगों ने बहुत आसानी से बात को अडॉप्ट कर लिया था, बुद्धि का इस्तेमाल किया कि भैया जहां पर आपकी मेजोरिटी है वहां पर आप ताकत मत दिखाओ और जहां हमारी मेजोरिटी है हम ताकत नहीं दिखाएंगे, बराबर का हिस्सा करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। ये किसने किया था? बेल्जियम ने किया था। आज एक काफी समृद्ध कंट्री है, काफी अच्छे आगे बढ़ रही है। वही दूसरी ओर श्रीलंका की ये बुद्धिहीन इंसानों ने क्या किया, अपनी ताकत का बलबूता दिखाया। इन्होंने कहा था कि यदि कंट्री को यूनिटी में बना के रखना है तो मेजोरिटी को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, माइनॉरिटी को उनको गवर्नमेंट को नहीं लेके आना पड़ेगा, माइनॉरिटी को वही करना होगा जो मेजोरिटी करेगी। इस कारण से आज श्रीलंका में बड़ी परेशानी है। ठीक है, यही श्रीलंका का सबसे बड़ा समस्या रहा है। अब ये मैंने आपको स्टोरी बताई, पावर क्यों शेयर करना चाहिए। तो पावर हमको इसलिए शेयर करना चाहिए ताकि कंट्री में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। वहां पर जो सोशल जो ग्रुप है उनमें किसी प्रकार का डिसइंटीग्रेशन ना हो। ठीक है, तो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल समस्याएं वो दूर रहे, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पावर को शेयर कर देना चाहिए, फेडरल कंसेप्ट को हमको अडॉप्ट करना चाहिए। तो अब ये आपको मैंने ये समझाया कि पावर हमको क्यों शेयर करना चाहिए। अब पावर कितनी टाइप से शेयर की जाती है मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग।
तो आप देख रहे हैं एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल पावर। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, देखिए आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हमारे अपना, अगर हम लोग अपने इंडिया में बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए एग्जीक्यूटिव, दूसरी ओर आपका लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, तीसरा आपका जुडिशरी, जुडिशरी। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, उन जो हमारा वर्क होता है तो उस वर्क को डिवाइड करते हैं कि किस काम को कौन सी इंस्टीट्यूशन करेगी। यानी जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड काम होगा वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट करेगा, जो लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो वर्क होगा उसे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट करेगी, और जो जुडिशरी से रिलेटेड वर्क होगा उसे जुडिशरी सिस्टम करेगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल पावर को शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब तीनों ही जो सिस्टम है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, इनका पावर इक्वल है, कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन तीनों ही एक दूसरे के वॉच डॉग्स है, एक दूसरे के क्या है, ये वॉचमैन है। ये लेजिस्लेटिव क्या काम कर रहा है, उसमें अगर गलत काम कर रहा है तो जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है, एग्जीक्यूटिव भी इंटरफेयर कर सकती है। वहीं दूसरी ओर जुडिशरी अगर कोई गलत काम कर रही है तो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव वहां पर वो अपनी इंटरवीन कर सकती है। यानी एक दूसरे को हम लोग फोकस करते हैं कि एक दूसरे को वॉच करते हैं कौन क्या गलत काम कर रहा है। जैसे कि आप देखते हैं बेसिक हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है, लेकिन भाई दूसरी ओर अगर प्रेसिडेंट कोई कुछ गलत काम करता है तो जुडिशरी उसको क्या करता है, इंटरवीन करता है और उसको सुधारने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार की जो पावर शेयरिंग को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो दूसरी ओर होता है हमारा वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर। वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर में क्या होता है कि हम लोग एक पावर को उसके सबऑर्डिनेट फॉर्म में, सबऑर्डिनेट मतलब एक सेम काइंड ऑफ पावर को ऊपर बनाया तो उससे नीचे बनाया, काम वही करते हैं लेकिन सबऑर्डिनेट में हम लोग उनको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इस टाइप की पावर शेयरिंग को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल शेयरिंग। जैसे कि हम देखते हैं सेंट्रल में एक पावर है तो एक स्टेट में भी पावर है। स्टेट पावर है तो हम देखते हैं पंचायत राज्य बनाते हैं हम लोग, म्युनिसिपैलिटीज बनाते हैं। यानी कि छोटे छोटे रीजनल को वॉच करने के लिए, वहां पर डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग पावर को शेयर कर देते हैं ताकि जो वेलफेयर है वहां पर एक यूनिफॉर्मिटी से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। समझ पा रहे हैं, हर जगह हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसका, वेलफेयर का देख सकें। इस तरीके से हम लोग पावर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ये पावर को और शेयर किस तरीके से करते हैं, ये फेडरलिज्म का कंसेप्ट है। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें और आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी बारीकी में अभी इन चीजों को आपको मैं इतना अभी नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं मॉडर्न कंट्री में हम लोग पावर को कैसे शेयर कर रहे हैं। तो आपने देखा कि हम लोग हॉरिजॉन्टल शेयर करते हैं, वर्टिकल शेयर करते हैं, क्लियर है। तो ये पावर को हमको इस तरीके से शेयर करना चाहिए। आगे मैं पावर शेयरिंग को और अच्छी तरीके से बताऊंगा। आज के लेक्चर में यहाँ पे मैं आपको समझ करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।